11 साल पुराने बयान ने मचाया तूफान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। अभिनेता रणबीर कपूर गए थे फिल्म प्रमोशन के साथ महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने उनके पुराने बयान की वजह से उन्हें दर्शन नहीं करने दिए। On our way to उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। विरोध करने के लिए आए हैं। इसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं। हंगामा, नारेबाजी, और धक्का मुक्की। तस्वीरें उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर की हैं और ये विरोध हो रहा है अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर। रणबीर कपूर अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन का प्लान बनाया था। लेकिन जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को रणबीर कपूर के दर्शन के लिए आने की जानकारी मिली, कार्यकर्ता पहुंच गए और विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के दौरान पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी हुई और रात तक ऐसा माहौल हो गया कि रणबीर कपूर महाकाल के दर्शन नहीं कर सके। जबकि इसी फिल्म ब्रह्मास्त्र के निर्देशक अयान मुखर्जी ने महाकाल की पूजा की। असल में इस विरोध की वजह है रणबीर कपूर का वो बयान जो उन्होंने 11 साल पहले दिया था। इस बयान में रणबीर कह रहे हैं कि उन्हें बीफ खाना अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर रणबीर का पुराना बयान वायरल हुआ और फिर उज्जैन में विरोध शुरू हो गया। महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल, पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता, हम यहाँ पर काले झंडे दिखाने आए। हमने उसके अलावा हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने यहाँ पर आए थे। पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसको अंदर लेकर गए। प्राथमिकता से प्रथम हमारा जो आग्रह है, पहले तो यह है कि हम रणबीर कपूर जा रहा है उसका विरोध करेंगे, उसके बाद जाके जो इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है उसका हम विरोध करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर के दर्शन विवाद पर आमने सामने है। यहाँ का जिला प्रशासन भी आगंतुकों की दर्शनार्थियों की व्यवस्था और दर्शन कराने में फेल हो चुका है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र इसी शुक्रवार को रिलीज होनी है और ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हो रही है जब बड़े बड़े सितारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फिल्म बॉयकॉट की मुहिम चल रही है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज काफी गुस्से में दिखाई दी। सोशल मीडिया पर तो उनके इस गुस्से का रौद्र रूप कहा जा रहा है। पूरा माजरा क्या है वो समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। आंखों में गुस्सा और जुबान से जंग, ये तस्वीरें अमरावती के राजपेट थाने की हैं, जहां सांसद अमरावती नवनीत राणा पुलिस अधिकारियों पर आग बबूला हो गईं। दरअसल लव जिहाद के एक मामले में नवनीत राणा थाने पहुंची थी। नवनीत का आरोप है कि पुलिस आरोपी लड़के के साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही है, जिस वजह से लव जिहाद की शिकार हुई गायब लड़की का पता नहीं चल पा रहा है। कहा कि लड़के के साथ थोड़ी सी सख्ताई से आप पेश आएंगे तो 1 घंटे में लड़की का एड्रेस और लड़की कहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं है हमें पता लग जाएगा। जब मैं ये बोलना शुरू करती हूँ तब हमारी फोन टेप रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है। पुलिस और नवनीत राणा के बीच काफी देर तक हंगामा जारी रहा।
नवनीत राणा ने साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो थाने से नहीं हटेंगी। सोनाली फोगाट मर्डर केस में परिवार के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के केस में पुलिस साजिश का पता लगा चुकी है। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन परिवार को जांच पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब इस मांग को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हवा दे दी है। केजरीवाल आज हिसार में सोनाली के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। जितना ज्यादा सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतना ज्यादा देश की जनता के मन में शक पैदा होगा कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को इस मामले ये वारदात आदमपुर चुनाव से पहले हुई है। किसी का भी हो सकता है, तरह तरह के शक और तरह तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि अच्छी जांच हो और निष्पक्ष जांच। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थे। मान ने तो कह दिया कि सोनाली के घर वालों से मिलने बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। परिवार को मिलने आए थे और उन परिवार का ये भी कहना था कि अब तक कोई बीजेपी का नेता तो दूर की बात है, कोई पक्षी भी बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस घर में नहीं आया, ना ही गोवा में उनको मिले। तो सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है। एक दिन पहले ही सोनाली की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जवानों के एक्शन का वीडियो सामने आया है, वो आप देखिए किस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। सर मुस्तैदी के साथ जैसे ही सूचना मिली, इन आतंकवादियों को घेर लिया गया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अनंतनाग में ये एनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो ये देखिए आप, अपनी जान पर खेलकर ये सुरक्षा बल हमें और आपको सुरक्षित रखते हैं। अनंतनाग से ये एनकाउंटर की तस्वीरें, जिसका जमकर विरोध हुआ, उस सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू वाला हिस्सा तैयार हो गया है। ये वही हिस्सा है जो अभी तक राजपथ कहलाता था, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे तो इसके साथ ही राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बस 21 महीने लगे और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की नई पंचायत का कर्तव्य पथ तैयार हो गया। अब नई लोकसभा, नई राज्यसभा, नया सेंट्रल हॉल, सब कुछ इन खूबसूरत नजारों के बीच होगा। अलग अलग दफ्तरों का मकड़जाल टूट जाएगा। बड़े काम से हाथ खींचने वाला भाव पीछे छूट जाएगा। जो ठान लिया वो कर दिखाया। इस एहसास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को देश को समर्पित करेंगे। 2021 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसमें कर्तव्य पथ होगा, जिसका पुराना नाम राजपथ हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। 19 महीने बाद ये सेंट्रल विस्टा का जो इलाका है वो दोबारा से आम लोगों के लिए खुल रहा है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, रेल भवन है, संसद भवन है, कृषि भवन है, निर्माण भवन है, उद्योग भवन है, रक्षा भवन है, राष्ट्रीय संग्रहालय है और राष्ट्रीय अभिलेखागार भी है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी था, उसको ख़त्म करके वहाँ पर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग बनाई जा रही है, ताकि इन जो मंत्रालयों के हमने नाम लिए उसमें से कुछ मंत्रालयों की इमारतें जर्जर हो गई हैं, उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। 2020 में 10 दिसंबर को एक तरफ कोरोना की महामारी थी,
लोगों के जहन में लाचारी थी, लेकिन आपदा में भी अवसर तलाश लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि अब बनकर रहेगा सेंट्रल विस्टा। और देखिए कि 21 महीने भी नहीं हुए कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हिंदुस्तान को जश्न मनाने का एक शानदार मौका मिल गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपना नया मंदिर मिलने का रास्ता खुल गया। पीएम मोदी जानते थे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मोदी ही क्या जिसका रास्ता किसी मुश्किल से दिख जाए। आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। लोकतंत्र को नया आशियाना मिला, सरकारी दफ्तरों को नया ठिकाना मिला, लेकिन प्रतीकों की लड़ाई यहाँ भी चली। जिस पथ को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बीते 67 सालों से राजपथ के नाम से जानता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ बना दिया। यह कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है। इस पर 4087 पेड़ हैं, 114 आधुनिक इंडिकेटर हैं, 9 से अधिक लाइट्स लगी हैं, 8 सुविधा खंड बनाए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 1,10,457 वर्ग मीटर है। 987 कंक्रीट के बने मोटे खंबे लगे हैं, 1490 मैनहोल बने हैं, 4 पैदल यात्री अंडरपास बने हैं, 422 बेंच हैं जो लाल ग्रेनाइट से बनी हैं, 6 नए पार्किंग स्थल बने हैं, 6 वेंडिंग जोन बने हैं, 1580 लाल सफेद बलुआ पत्थर के बोलार्ड्स बने हैं, 150 डस्टबिन कूड़े के लिए लगाए गए हैं और इस कर्तव्य पथ के किनारे 19 एकड़ में फैली नहर को फिर से विकसित किया गया है। विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ जो 3 किलोमीटर का इलाका है, वो उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। उस इलाके को राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनना है इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और उपराष्ट्रपति का भी नया आवास बनना है। और देखिए, जब 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ का, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे, तो ये बैरिकेड जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ से हट जाएंगे। अभी सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर इन बैरिकेडों को लगाया गया है, आम लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। और ये जो रास्ता है खूबसूरत, यहाँ पर आप टहलते हुए, घूमते हुए आएंगे तो आपको इस इलाके की जो खूबसूरती है वो आपके मन में बैठ जाएगी और आपको एहसास कराएगी कि वाकई में ये इलाका पहले किस तरह था और अब किस तरह से बेहद खूबसूरत होता जा रहा है। कर्तव्य पथ तो तैयार है, जिस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चलेंगे। आज ये तस्वीरें इतनी सुहानी लग रही हैं तो इसलिए कि प्रधानमंत्री ने इसे अपना कर्तव्य मानकर पूरा किया। 1 साल पहले 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में हिस्सा लेने के बाद 17 घंटों की हवाई यात्रा करके जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो सीधे सेंट्रल विस्टा का काम देखने के लिए पहुंचे थे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। कर्तव्य पथ तैयार है। अब देश निर्माण जिनका कर्तव्य है, उनके लिए घरों दफ्तरों का निर्माण होना बाकी है। जल्द ही सेंट्रल विस्टा में आपको नया प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और मंत्रालयों के नए दफ्तर दिखेंगे। दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि देश की टेक सिटी बेंगलुरु इस तरह से बाढ़ में समाई है कि उसे ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा था। मुश्किल यह है कि बेंगलुरु की सड़कों से अभी तक पानी निकला नहीं है। आउटर रिंग रोड जैसी मुख्य सड़क अभी भी डूबी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर अभी ये हाल है तो 9 सितंबर को क्या होगा। 9 सितंबर यानी शुक्रवार, जब मौसम विभाग ने बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आसमान जब एक बार फिर से बेरहम होकर बरसेगा
तो बेंगलुरु में किस तरह की आफत दस्तक देगी। और आज हम भारत की बात में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि बेंगलुरु इन हालात में क्यों और कैसे पहुंचा है। रविवार रात से शुरू हुई इस बारिश के कारण जो है अब तक 1000 करोड़ का नुकसान जो है वो शहर को झेलना पड़ा है और अभी भी ये समस्या जो है वो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। तो ये तस्वीरें आपको ये दिखाती है कि किस तरह से IT सिटी बेंगलुरु का आखिर ये हाल हो गया है केवल भ्रष्टाचार के कारण और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाज़त दी गई लेक बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, या आज उसी का नतीजा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो आखिर पानी जाएगा कहाँ। देखिए गलती तो हुई है वरना ये सिचुएशन तो होता नहीं। एंड BBMP इतना रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो हायर लेवल अथॉरिटीज से ही कुछ गलतियां हुई होंगी। गलती तो हुई थी और कई साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसकी कीमत आज बेंगलुरु चुका रहा है और उसी गलती को ठीक करने की कवायद को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, JCB मशीन के जरिए एक पॉश इमारत के हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, नीचे बेंगलुरु को डुबोने वाला बाढ़ का पानी भरा हुआ है, यानी तस्वीरें बाढ़ आने के बाद की है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें बेंगलुरु के महादेवपुरा में आने वाली बेहद हाई प्रोफाइल दिव्याश्री सोसाइटी की है। वही सोसाइटी जिसकी तस्वीरें हमने मंगलवार को भारत की बात शो में आपको दिखाई थी। ये वो सोसाइटी है जहां सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 8 करोड़ रुपए से शुरू होती है और 13 करोड़ तक के फ्लैट यहां मिलते हैं। लेकिन करोड़ों की कीमत वाले बेहद आलीशान फ्लैट की सोसाइटी में पानी घुसा तो लोगों को सामान ट्रैक्टर पर लाद कर यहां से निकलना पड़ा था। ये सोसाइटी कितनी हाई प्रोफाइल है उसकी गवाही है पार्किंग में खड़ी बेंटले और लेक्सस जैसी हाई एंड गाड़ियां जिनकी कीमत 4 से 5 करोड़ के बीच है। और अब इतनी आलीशान सोसाइटी का एक हिस्सा JCB मशीन के जरिए बड़ी ही बेरहमी से गिराया जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की महानगर पालिका ने अतिक्रमण वाले हिस्सों की जो लिस्ट तैयार की है उसमें इस सोसाइटी का नाम भी शामिल है। बस यही है बेंगलुरु के डूबने की पूरी कहानी। बेंगलुरु डूबा क्योंकि शहर में मौजूद झील ओवरफ्लो हुई और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा। पानी रिहायशी इलाकों में घुसा क्योंकि उसके निकलने के रास्ते पर आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि ये थार है या फिर सबमरीन।
थार जिस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ये पानी बेंगलुरु की बेलांदूर झील का है। वो झील जिसने बेंगलुरु की सड़क से लेकर सोसाइटी और उनके घर के भीतर तक कब्जा कर लिया था। जिस तरह की बदहाली इस शहर में इस वक्त देखी जा रही है, उसने प्रशासन के भी तमाम दावों की पोल खोल दी है। लगातार जिस तरह से पानी का स्तर कई इलाकों में देखा जा रहा है, उसका नतीजा ये कि वहां पर फ्लडिंग हो गई है, लोगों के घरों तक पानी घुस आया। और तस्वीर अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं एक बस के लिए भी कितना मुश्किल हो रहा है ये सफर तय करना। तो ऐसे में आप अनुमान लगाइए कि किसी भी टू व्हीलर राइडर या कार चालक के लिए ये सफर कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपको ये दिखाती है कि किस तरह से IT सिटी बेंगलुरु का आखिर ये हाल हो गया है, केवल भ्रष्टाचार के कारण। और उन तमाम बिल्डर्स को जो है जिस तरह से इजाजत दी गई लेक बेड्स पर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, ये आज उसी का नतीजा है। आपने बेंगलुरु के डूबने की कहानी तो देख ली और देख रहे हैं, लेकिन अब बारी बेंगलुरु को डुबोने वाली उस झील की कहानी को जानने की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। यहाँ दूसरा पहलू बेंगलुरु की बेलांदूर झील का है, लेकिन झील का गुनाह क्या है और है भी या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बेलांदूर झील बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे शहर ने विकास की रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे झील की सूरत बिगड़ती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि बेलांदूर झील सीवेज टैंक में बदलकर रह गई। अक्सर यहाँ से झाग निकलता रहता है और बेलांदूर झील के नाम के साथ टॉक्सिक लेक का टैग तक लग गया। लेकिन बेलांदूर झील हमेशा से बदसूरत नहीं थी। करीब 70 के दशक तक ये झील आसपास के 18 गांवों की लाइफलाइन मानी जाती थी। ये वो वक्त था जब झील की वजह से आसपास की जमीन सोना उगलती थी। झील में मछली पालन होता था। झील के बगल की जमीन पर टमाटर और फूल गोभी की खेती होती थी। मछली पालन से जुड़े करीब 400 परिवार इसके आसपास बसे हुए थे। झील विकास प्राधिकरण के मुताबिक बेलांदूर झील 891.9 एकड़ में फैली हुई है और इसकी जल भंडारण क्षमता 17.66 मिलियन क्यूबिक फीट है। ये झील का मूल आकार है, लेकिन 2011 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से गठित समिति ने झील के आकार का जो अनुमान लगाया वो 797.21 एकड़ ही था, जबकि अनुमान ये लग रहा है कि अब तो झील का आकार 726 एकड़ से अधिक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि करीब 150 एकड़ कहाँ गए। दरअसल बेलांदूर झील में समस्या 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई। बढ़ते शहरीकरण और आसपास लगातार निर्माण होने की वजह से झील को नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका था। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर साल 2003 की है, जबकि दूसरी तस्वीर साल 2015 की है। 12 साल के भीतर कैसे झील के रास्ते में इमारतों का पहाड़ खड़ा हो गया, इसकी मिसाल देख रहे हैं आप। गूगल अर्थ पर देखिए 1985 से लेकर 2020 यानी 35 साल के भीतर कैसे इस झील के साथ अत्याचार हुआ है। सिर्फ झील के किनारों पर कब्जा नहीं किया गया, बल्कि उसके रास्ते का वजूद ही खत्म कर दिया गया। आप सोचेंगे आखिर बेंगलुरु के इस हाल का जिम्मेदार कौन है, तो आपको बता दें कि पिछले 25 सालों में लगातार जिस तरह से झीलों पर
इमारतें बनाई गई है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या फिर अथॉरिटीज की ओर से इजाजत देने के बाद भी, वो एक मुख्य कारण है आज बेंगलुरु इस हालात पर आकर खड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतें, पॉश इलाके और पॉश बंगले जो हैं वो बनाए गए हैं। ये मुख्य कारण है कि तमाम जो पानी जाने का जो रास्ता है शहर भर में वो रोक लिया गया इन कंस्ट्रक्शन के कारण। और अब समस्या ये आकर खड़ी हो गई है कि जब पानी जाने का रास्ता ही नहीं बचा है तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो शहर के भीतर घुस आएगा। साल दर साल ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ता गया है और लेक पर इस तरह से ये इमारतें जो है वो बढ़ती गई, जिसका कारण ये कि लेक्स की संख्या घटती दिखी, लेक्स के जो एकड़ है वो घटते दिखे और पानी जाने का रास्ता जो है वो लगातार बंद होता गया। फिर चाहे वो लेक्स हो या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो, इन तमाम जगह पर जो है जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं वो मुख्य कारण है कि आज बेंगलुरु IT शहर जो है वो इस हालात पर आकर खड़ा हुआ है। बेंगलुरु की बेलांदूर झील एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हुआ करती थी। इसमें मॉनसून के दौरान साफ पानी होता था और गर्मियों के दौरान पानी कम हो जाता था। अब स्थिति यह है कि झील हर मौसम में बदबूदार पानी से भर जाती है। झील में गाद भरी हुई है और मछलियां मर चुकी हैं, यानी इंसानों ने अपने विकास के लिए सिर्फ एक झील को नहीं मारा बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की बलि ले ली। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेंगलुरु के मार्ताहल्ली की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासवानी ग्रुप की ये बिल्डिंग जहाँ पर पूरी तरह से पानी जो है वो लोगों के घरों तक घुस आया है। और इनफैक्ट ये पूरा जो लॉन आप देख रहे हैं वो पार्किंग में लगी हुई गाड़ियां भी जो इस वक्त आपको पानी में इस वक्त दिखाई देगी, जो वाटरमार्क आपको दिखाई देगा गाड़ियों पर, उस लेवल तक जो है पानी यहां पर भर आया था। कई जगह पर घरों के भीतर पानी घुस जाने के कारण लोगों के सामान जो वो डैमेज हो गए हैं। तो वहीं पॉश इलाके इस तरह के जहां पर पार्किंग एरिया में पानी भर जाने के बाद गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबी आपको दिखाई देगी। बेंगलुरु शहर की 204 में से 184 झीलों पर अतिक्रमण हुआ और सिर्फ झील का रास्ता नहीं रोका गया बल्कि जिन नालियों के जरिए पानी की निकासी होती थी वो भी खत्म होती चली गई। CAG की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक की शुरुआत में 226 किलोमीटर की गंदे पानी की नालियां थीं, जबकि 2017 तक सिर्फ 110 किलोमीटर की नालियां बाकी रह गई थीं। स्वार्थ और लालच में अंधे होकर जो फैसले लिए गए उसकी कीमत अब बेंगलुरु की आम जनता चुका रही है। बेंगलुरु में बारिश का आज तीसरा दिन है। हालांकि कल देर रात जो है बारिश नहीं हुई और इसका कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो बेंगलुरु को फिलहाल थोड़ा सा मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लाउडी अभी बना हुआ है और 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। इस बीच अगर आपको तस्वीरें आउटर रिंग रोड की दिखाए तो यहाँ पर पानी का स्तर जो है, क्योंकि बीती रात बारिश नहीं हुई उसके कारण कम जरूर हुआ है, लेकिन जो समस्या है कम्यूटर्स के लिए वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर इको स्पेस, जहाँ पर इंटेल जैसी कंपनियां हैं और इसी इको स्पेस के पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी हैं। IT सिटी बेंगलुरु का हाल जो है कुछ इस तरह से दिखाई दिया है पिछले 2-3 दिनों में, जिसके कारण जो है हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या ये वाकई वही IT सिटी है जिसका सपना हर युवक जो है या हर यंगस्टर्स जो है वो लेता दिखाई देता है। आउटर रिंग रोड में पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है और ये कोई आम सड़क नहीं है। ये बेंगलुरु के हजारों कर्मचारियों को उनके दफ्तर तक पहुंचाने वाली मुख्य सड़क है, लेकिन जब बारिश के पानी ने इस सड़क की रफ्तार रोकी तो देखिए क्या हुआ। एक 1,30,000 गाड़ियां हर रोज बेंगलुरु की आउटर रिंग रोड से गुजरती हैं। पीक आवर यानी सुबह और शाम के वक्त हर घंटे 8,000 से ज्यादा गाड़ियां आउटर रिंग रोड को पार करती हैं। अब अगर 1 घंटे तक इस सड़क पर जाम में गाड़ियां फंसती हैं तो कार और बाइक को मिलाकर 50,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल की बर्बादी होती है, जिसकी वजह से देश को 55 लाख रुपए से ज्यादा की चोट लगती है। और ये सिर्फ 1 घंटे का आंकड़ा है। 30 अगस्त को यहाँ गाड़ियाँ 5 घंटे तक जाम में फंसी थी, यानी करीब 2.5 लाख से ज्यादा का नुकसान सिर्फ जाम में फंसने से हुआ।
कल्पना कीजिए, इस सड़क पर लगातार जाम लग रहा है और नुकसान देश का हो रहा है, यानी हमारे और आपके हिस्से के पैसों की बर्बादी हो रही है। अब सवाल आता है कि आगे क्या? तो आगे दो बातें हैं। पहली है कि 9 सितंबर से भारी बारिश होने वाली है, मतलब ये कि आफत बढ़ेगी, क्योंकि जो सालों से बोया गया है वो इतनी जल्दी तो काटा नहीं जा सकेगा। दूसरी बात ये कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने अतिक्रमण की बात को स्वीकार कर लिया है और अवैध निर्माणों को गिराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में पानी निकलने के रास्ते में 600 इमारतें बनी हुई हैं और अब इन्हें एक एक करके तोड़ा जाएगा। बेंगलुरु में लालच ने झील का रास्ता रोका और झील ने मचा दी तबाही। अब आपको मुंबई की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां भारी बारिश के बाद वक्त से पहले ही अंधेरा छा गया। काले बादलों की वजह से दक्षिण मुंबई में आज शाम 5 बजे ही अंधेरा था। मुंबई के कई इलाकों में आज गरज के साथ खूब बादल बरसे। ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दादर परेल सायन में झमाझम बारिश, और बारिश से समय से पहले ही हो गया सूर्यास्त। हर तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि 7 से 8 बज रहे हैं और ये शाम का समय। तो भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।